अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मोनी रोड पर MP बिलाल यासीन पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें उनको 3 गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर मेयो अस्पताल ले जाया गया और अब वो यहां पर ज़ेरे इलाज हैं। वो इस हमले के हवाले से क्या राय रखते हैं, डॉक्टरों ने जिन्होंने इलाज किया है उनकी सेहत और उनकी रिकवरी के बारे में क्या कह रहे हैं, और पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए क्या इकदाम उठा रही है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। 31 तारीख की शाम को MP बिलाल यासीन के ऊपर कातलाना हमला होता है, जिसके अंदर उनको गोलियां लगती हैं और वो शदीद जख्मी होकर मेयो अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाता है। बिलाल यासीन के ऊपर हमला उस टाइम किया गया जब वो अपने इलाके में एक दोस्त के घर के बाहर मौजूद थे और पूरा दिन उन्होंने ना सिर्फ पैदल चल के इलाके के मुख्तलिफ जो मौजूदीन थे उनसे मुलाकातें की थी, बल्कि अब वो अपने दिन का अख्ताम कर रहे थे। और इसी दौरान जब वो गेट के ऊपर अपने दोस्तों के साथ खड़े थे तो मोटरसाइकिल हमलावर आते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ना सिर्फ वो एक्टिवली सियासत कर रहे हैं, बल्कि अपने इलाके के अंदर जब मिनिस्टर थे तब भी वो यूं ही बगैर प्रोटोकॉल के फिरते थे। क्या कभी उनको कोई ख़तरा महसूस हुआ था, और अगर कभी कोई ख़तरा नहीं था तो ये किस चीज़ का शख्साना उनको लगता है? कोई जेलसी फैक्टर है, कोई हसद है, या किसी ने उनको सिर्फ डराने की कोशिश की है? बिलाल साहब से बात करते हैं। गो कि वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि उनका इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन ये उनकी शफकत और मोहब्बत है कि वो हमें टाइम दे रहे हैं। बिलाल भाई, एक तो अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और आपका साया बच्चों के ऊपर कायम रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मुझे तौफीक देते हैं। मैं अर्ली राइज़र हूँ, सुबह जल्दी माशाअल्लाह। मैं फजर के बाद ही मैं कोई 10-1 मिनट का इंतज़ार करके मैं रेस कोर्स वॉक पे जाता हूँ। सारा लाहौर को पता है, पिछले के 14-15 साल से मेरी ये रूटीन है। और जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ कोई ड्राइवर भी नहीं होता, मैं अकेला जाता हूँ। वहाँ पे सारा लाहौर वॉक कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये आज से नहीं है, मुझे लगभग 14-15 साल हो गए हैं ये करता हूँ माशाअल्लाह। और जब गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त मैं मगरिब पे कन्वर्ट हो जाता हूँ। जब गर्मियों में फिर 4 बजे 3 बजे तो नहीं उठा जाता, सर्दियों में 6:30 बजे तक आप फजर पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ये मेरा रूटीन वर्क है। हल्के में 97 से अल्लाह ताला का ख़ास तरस है कि मैं मुसलसल असम्बलियों में कभी MNA बनता हूँ, कभी कैबिनेट में बैठता हूँ। तो अल्लाह ताला का तरस है, तो मेरी ख्वाहिश भी यही रही है और मरते दम तक यही रहेगी कि मैं जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मेरा शहर इतना प्यार करता है, तो मैं इनके दरमियान बगैर किसी डिस्टेंस के चलूँ। तो मुझे अरसा दराज से तो मैं गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल तो दूर की बात है, अब तो मैं ऑन फुट घूम रहा होता हूँ। सही। तो कभी ना कभी ख्याल किया, ना अल्लाह ताला ने कभी डर डाला, ना कभी इन मामलात में कभी इन्वॉल्व हुए, कभी पार्टी बनने की कोशिश नहीं की, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स की और ओपन माइंड के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए जो भी कर सके वो किया। तो कभी ये भी ख्वाहिश नहीं की कि मैं बहुत टेलीविज़न पे आके बैठ जाऊं। ऑल्दो मेरी इतनी लंबी इनिंग है कि मुझे हर चैनल, नेशनल चैनल भी, हर चैनल मुझे इनवाइट करते हैं। बिल्कुल। मगर मैं अवॉइड करता हूं कि नहीं यार, मेरा स्टाइल ये है। तो मेरे साथ तो कभी ऐसा भी नहीं है कि कभी को 10 लोग घूम रहे हैं या 4 लोग अकेला। बिल्कुल। साथ सेक्रेटरी भी नहीं होता, घूम रहा होता हूँ। अगर मुझे किसी ने टारगेट करना है तो वो दैट वाज मच ईजियर। बिल्कुल। तो मुझे वो रेस कोर्स में जो मुझे 24/7 मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो वो वहाँ पे मुझे कर सकते हैं। बिलाल भाई, 31 तारीख का दिन आपने कैसे शुरू किया? इलाके में आप पूरा टाइम रहे, ऑन फुट थे, बाइक पे? को मैं घर से मैं नमाज के लिए आया। नमाज में आमतौर पर जुमे की पीर मकी साहब पढ़ता हूँ, ये भी लोगों को पता है। मेरी वालिद साहब की कब्र भी उधर ही है, तो मैं वहाँ पे पहले फातिहा कह के नमाज पढ़ के तो फिर मैं निकलता हूँ। तो उस दिन मैं वहाँ से नमाज मेरी मिस हो गई। मेरे कुछ साथी दोस्त थे, तो उनकी मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी है। तो वहीं पैदल अपने मोनी रोड ऑफिस से पैदल निकला हूँ। जुमे के बाद मैं चला गया हूँ, शफीकाबाद का इलाका है वहाँ पे। वहाँ पे हमको 10, 20, 50 लोग, ये हमारी रूटीन वर्क है, कोई चीज़ स्पेशल नहीं है। हमको 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो गए, हमने खाना इकट्ठे खाया, बहनें भी थी, भाई भी थे, सब एक दूसरे के साथ मजाक गपशप। वहाँ से मैं पैदल निकला हूँ तो एक इलाका है मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल सामने आबादी है समाधी गंगाराम। वहाँ पे मैंने मगरिब पढ़ी है मस्जिद में,
तो लोगों को मिल के तो मैं किसी के घर चला गया हूँ, ताज़ियत के लिए को फौतगी हो गई थी, जो हमारा अगेन कह रहा हूँ कि रूटीन वर्क है। वहाँ से मैं पैदल अपने ऑफिस पहुँचा, तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे और मैं, हम 2 लोग थे। कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, ऑन फुट। लगभग 4 घंटे हो गए थे हमें मुसलसल पैदल चलते हुए। तो मैंने वहाँ पे अपने लड़के को कहा कि मुझे जूस दे दो, फ्रेश जूस। उन्होंने हमने जूस पिया। तो एक साथी है वो आ गया, उसने कहा जी कि ये मेरा इशू है, तो आप मेरे साथ चलें, ये बिलालगंज का एरिया है वहाँ पे। तो मैं उसके साथ, उसकी टूटी हुई मोटरसाइकिल थी, उसके पास पीछे बैठा हूँ और चलो आओ मैं तुम्हारे साथ जाके ना उसको कहता हूँ। तो जिन साहब के पास गए वो भी मेरा भाई है, वो घर पे नहीं थे। ये ईशा का टाइम हो चुका था, 7 साढ़े 7 का दरमियानी टाइम था। तो मैंने उनके घर से खड़े होकर अपने मोबाइल से उनको फ़ोन किया, तो रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। तो मैं बताया कि मैं जुमे को मेरी रूटीन होती है कि मैं वालिद साहब की कब्र पे हाज़िर ज़रूर देता हूँ। तो मैं वहाँ से उस मोटरसाइकिल वाले को कहा, यार मैंने जुमा इधर नहीं पढ़ा, चलो मैं कब्र पे ना हाज़िर दूँ। वालिद साहब को मैंने दुआ की, वो कारी साहब वो आ गए। उन्होंने कहा जी कि एक स्पेशल गेस्ट उस मस्जिद में, क्योंकि सबको पता है कि मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ, तो वो आए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं नाम क्या लेना, पता है सबको, वो बड़े ऑफिसर थे, वो आए थे, वो आपका पूछ रहे थे। मैंने कहा अच्छा आप दुआ करिएगा, इंशाल्लाह मैं आज इधर जुमा नहीं पढ़ सका तो इंशाल्लाह मेरा सलाम उन्हें कहिएगा। ये करने के बाद मुझे वहीं पे टेलीफोन आ जाता है जिनको आपने कॉल की थी पहले। मैं उससे कहा यार तू फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहा, कहता मैं नमाज़ पढ़ा था ईशा की। अगर अच्छा मैं आ रहा हूँ, वो उसके पास गया हूँ, तो जाके बैठा हूँ, तो उन दोनों की आपस में गले मिलवाया, उसको रिक्वेस्ट की है कि यार छोड़ो, ये बेचारा परेशान है, बच्ची हैं इसकी, चलो छोड़ दो। तो ये वही जो गली मोहल्लों का एक मिजाज चलता है, मजाक शजाक में। तो मैंने उसको कहा चल अपना दरवाज़ा खोल, और मुझे कोई उसका बेटा भी आ गया कि चल बेटा अपना फ़िश बर्गर मंगवा और आइसक्रीम मुझे याद है ये लफ्ज़ मैंने कहा। तो साथ ही पीछे से वो मोटरसाइकिल आई है, उसने मुझे फायर किया। वो पहला फायर मेरी टांग पे लगा, तो मुझे उस वक्त एक समझ आ गई थी, मैंने बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा। तो हम 3 लोग थे टोटल उस वक्त जी, जब ये शूट हुआ मुझे। तो शूट होने के बाद भी मैंने कहा गोली आपको ही मारी गई? मुझे ही मारी गई, ये बात है। तो मैंने कहा गोली लगने के बावजूद मैंने कहा नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई मामला है ही नहीं। अगर कोई चीज़ आज निकलेगी, कभी भी निकलेगी, सिर्फ जेलस फैक्टर निकलेगा, इसके अलावा इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं निकलेगी। अब तो मैं अपनी खुली आंखों से अपनी मौत को देखा। तो मैंने उस वक्त भी जिन्होंने हाजी तारक साहब है जिन्होंने मुझे पकड़ा था, मैंने उनको भी यही कहा था, ऐसा मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी पहले को गोलियां खाई हैं, मुझे क्या पता हो कि जी हो सकता है 10 मिनट बाद। अभी तक आपको सिर्फ एक गोली लगी हुई थी टांग में? नहीं, एक गोली लगी, उसके बाद वो जो साहब थे ना जिनके मैं घर गया था, मुझे याद पड़ता है मैं गोली से फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरी फर्स्ट जिंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, तो मैं समझ लिया था, अज्यूम कर लिया था कि बस अब ये गोली इसी को कहते हैं और मेरा ये आखिरी वक्त है। तो मैंने हाजी तारक साहब को मैंने कहा, हाजी साहब आपने गवाह रहना कि मैं बदनामी के साथ नहीं जाना चाहता, मैं कभी ऐसा कोई कामों में ऐसे मामला में नहीं आया। उस वक्त भी मुझे पता था कि इसने मुझे हिट नहीं किया, हालांकि मैं देख रहा था आंखों से कि वो मुझे ही हिट कर रहा था, मगर मुझे था मेरे बैक ऑफ माइंड में ऐसी चीज कोई थी ही नहीं। तो फिर वैसे पेट वाली गोलियां कब लगी? वो जब वो दोनों लोग, एक मेरा दोस्त है तौहीद, वो नमाज पढ़ के आया, और एक ये इकराम जो है, ये दोनों नमाज पढ़ के आए हैं जिनके मैं घर पे बाहर खड़ा था। इकराम ने उससे गाली दी है। ये मुल्जिमान आपको पहली गोली मार के वहाँ पे खड़े थे? एक फायर के बाद वो समझे कि अपनी नई मोटरसाइकिल थी, 0 मीटर यानी बगैर नंबर के, मोटरसाइकिल थी, नंबर भी नहीं लगा उसके ऊपर, वो निकलने लगे हैं तो उसने गाली दी है मुझे। आपके दोस्त के बेटे ने? नहीं, मेरे दो जिसके पास मैं गया था, ये लफ्ज के पता कौन है, तो वो भागे हैं। ये दोनों लपके हैं उनकी तरफ, ये लड़का जो तौहीद है और ये इकराम जो मेरा भाई है, ये दोनों लपके हैं। उसमें ना उन्होंने रिएक्ट करके दोबारा से 2 फायर आपको उन्होंने किए। अब ये रैंडमली की या अब मुझे तो पहले लग चुका था, मैं तो पहले से सेटल हो चुका था। वो दोनों पाँव जो फायर है मेरे पेट से, और अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि वो उसमें कोई नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल मुतमईन था। तकलीफ तो बहुत थी,
तो मैं उनके साथ लग गया, तो मेरे साथ हाजी तारक साहब ने मुझे पकड़ा, वो कहा आप दूसरी पढ़े। मैं कहा नहीं, मैं मुतमईन हूँ, बस आप इस चीज़ करके। ये दोनों भागे और उनका पिस्टल गिर गया। उसके बाद मुझे पता नहीं है, तकलीफ़ इतनी थी कि मैं 2 दिन 3 दिन के बाद, अब मुझे अल्लाह ताला का शुक्र है। बिलाल भाई, आपकी रूटीन भी तकरीबन सारों को पता है, ना सिर्फ इलाके को बल्कि लाहौरियों को पता है कि आपकी रूटीन क्या है। जब लास्ट आपकी असाइनमेंट वज़ीर खुराक थी तब भी आप बहुत ज़्यादा सोशल थे और आपकी मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब जब माशाल्लाह अल्लाह ने आपको सेहत दे दी है, तमाम चीज़ें आपको पता चल रही हैं, क्या वजह हो सकती है कि आपको टारगेट किया गया? और जबकि आपको टारगेट अगर किसी ने करना था, ना आपकी लड़ाई ना कोई दुश्मनी, तो कहीं पे भी कर सकता था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करने का क्या मकसद हो सकता है और क्यों कर सकता है कोई? देखिए, ये सवाल तो मुझे बहुत से जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मेरे से पूछा है, तो मैंने सवाल के बदले उनसे सवाल पूछा कि मैं क्यों आपको बताऊं, आप मुझे बताएं कि मेरी इस तरह की कोई रिप्यूट, इस तरह की मेरी कोई सिटिंग, इस तरह की मेरी कोई एक्टिविटी है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो अभी तक तो दर्जनों हाईएस्ट लेवल के लोग भी मिल चुके हैं और मेरे जैसे जो आम लोग हैं वो भी मुझे मिल चुके हैं। अभी तक तो मुझे किसी एक बंदे ने नहीं कहा। तो मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अगर निकलेगा तो जेलस फैक्टर के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा। वजह ये नहीं है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, अब तो मैंने अपनी आंखों के साथ सब कुछ देखा है। जिस तरह जिन 2-3 लोगों का नाम आ रहा है कि जिसने पिस्टल ख़रीदा, और फिर एक ये भी नाम आ रहा है कि जो टारगेट किलर्स थे जिनको ये टास्क दिया गया था, उनको पिस्टल जिसने दिया वो भी रिकॉर्ड याफ्ता है। और इसके अंदर ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन्वॉल्व की जा रही है, बल्कि दुबई से भी चीज़ें मिलाई जा रही हैं। जिस तरह की सादी ज़िंदगी आप गुजारते हैं और जो सारों के सामने नज़र आती है, उसके अंदर इतने बड़े लेवल पर जाके आपको टारगेट करने का क्या मकसद हो सकता है? आपकी सियासत को आपको डराने की कोशिश की गई है, सियासत खत्म करने की कोशिश की है, कोई राइवल हो सकता है? मैंने आपको कहा है कि जेलस फैक्टर के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, और बाकी डराने की बात है तो अब इस पोजीशन में क्या बताना। इतना सा भी डर जो है ना, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी चीज़ का ना कोई डर है ना कोई खौफ है। और इंशाल्लाह जब तक जीऊँगा, लोगों में मोहब्बतें बांटी हैं और बड़ा सेटिस्फाई रह के अपने स्टाइल से ज़िंदगी गुजारी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत दी, जो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने करम किया है, मैं ठीक हूँ। अपने उसी अंदाज में, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि मैं इसे चेंज करूँ। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी के ऊपर या आपकी सियासत के ऊपर आपको लगता है कि कोई फ़र्क डालेगा, या आप ज़्यादा मुतारिक होंगे, मज़ीद डिटरमिन होंगे? बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, ये मैं कह नहीं रहा, बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मगर ये बात हकीकत है कि मेरा जो DNA है ना, जो मेरे वालिद साहब, वो एक दरवेश इंसान है। तो ये उन्होंने मुझे बहुत पहले चीज़ें सिखा दी हुई थी कि जब मैं आज से 25 साल पहले पहला इलेक्शन लड़ा था ना, तो मुझे उन्होंने कहा था कि मरना हर बंदे ने है, तो इज़्ज़त के लिए मर जाओगे ना, तो अगर ज़िंदा रहा तो फिर भी फ़ख्र करूँगा, और अगर ना रहा तो वहाँ पे भी फ़ख्र करूँगा। तो हम उनकी औलादें, दरवेशों की औलादें, हमें ये चीज़ों से तकलीफ़ मुझे बहुत है। मैं कहूँ मुझे तकलीफ़ नहीं है, ये इतना घटियापन मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो कहा है मैंने कि अगर जेलस फैक्टर के अलावा कोई चीज़ निकले, कोई 2 नंबरी निकले, कोई ख़राबी निकले जी, तो मैं कहता हूँ कि गर्दन काट के फेंक दी जाए, कोई नहीं निकलेगी। आप अपोजिशन के MP हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो भी आपके वाक़े को मिसाली बनाना चाहती है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी करी, और आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चाहने वाले हैं वो भी इस वाक़े को बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक मुतमईन है जो हुकूमती लेवल पे और पुलिस लेवल के ऊपर इक़दाम उठाए जा रहे हैं मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी नहीं पकड़ा गया? मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई है। मैं फिज़िकली ठीक ही नहीं था ना, मुझे ये पता है। बहरहाल ये ज़रूर है, मेरे बहुत से दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग भी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, दूसरे सूबों में हैं, लोग कहते थे कि जी आप गवर्नमेंट ना हो तो ऑफिस पूछते नहीं है। मुझे तो इस चीज़ का भी गिला नहीं है। जिस तरह मेरी लोगों ने मेरे लिए दुआ कर छोड़ी है, ये तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप बताएं, मैं क्यों बताऊँ। मैं तो एक कमरे में ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ा था, ठीक हो, अब तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो आप लोगों ने बताना है। मैं बिल्कुल इन पिक्चर नहीं हूँ कि क्या हो रहा है, कौन है, ना कोई मुझे परवाह है, ना कोई खौफ है, ना कोई डर है। पहले से ज़्यादा कहा है मैंने, मैं फरिश्ता नहीं हूँ। मेरा पहले से 1 लाख गुना ज़्यादा जो है ना, मेरा हौसला मजबूत हुआ है। 1 लाख गुना ज़्यादा मुझे
खौफ नाम की चीज़ मेरे पल्ले से भी कभी नहीं गुजरी, ना मैं इन चीज़ों से घबराता हूँ ना डरता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। जिन लोगों ने सुना है वो भी इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। ऐसे ही घूमूंगा, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लूँगा। मुझे पता है मेरी ये बात एक बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कोई एक अनपढ़ आदमी और बीमार ज़हन का बंदा बात कर रहा है। नहीं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है। ये चीज़ मैं अपने बच्चों को भी बताई है। जब मैं एक्सीडेंट में था मैंने अपने घर में भी बताई है कि कोई बंदा मेरे घर से भी इधर नहीं आएगा, और ना आया है। 4 दिन हो गए, अब तो मैं ठीक हूँ। कोई मेरे घर से, ये पता है उन लोगों को कि हम ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि मेरी कोई बहन, बेटी, कोई बीवी मेरे पास यहाँ पे आ जाए। हमारी ट्रेनिंग कुछ और तरह हुई है, काम हम सियासत कर रहे हैं, मगर हमारा स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। बिलाल यासीन साहब MPA, जिनको 31 तारीख को कातलाना हमला के अंदर वो ज़ख्मी हो गए थे, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी MPA बिलाल यासीन की इयादत करने के लिए यहाँ पर आए थे, और जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि बिलाल यासीन साहब के ऊपर ना सिर्फ वो अपोजिशन के MP हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो पल पल उनकी सेहत दरियाफ्त कर रही है, और जो मिनिस्टर साहिबा हैं वो खुद पर्सनली इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं, और लम्हा ब लम्हा जो है उनकी सेहत याबी के हवाले से डॉक्टर से जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहती हैं। वली साहब यहाँ पे हैं। वली भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वाक़े के बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी हुकूमत का स्टांस और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए क्या किया जा रहा है? लेकिन जी ये बड़ी काबिल मज़म्मत बात है कि इस तरह की सियासी पर्सनालिटी को, और जो अपना काम कर रहे थे, तो हमारी अपने सियासी अपनी जगह इख्तलाफ है, लेकिन ये इस तरह से और खुलेआम आके इस तरह कत्ल करना का अटैम्प्ट करना बहुत काबिल मज़म्मत है। मैं इसकी तफ्तीश वगैरह के हवाले से तो इन्वॉल्व नहीं, मेरा ज़्यादा वक्त तो इस्लामाबाद में गुजरता है, तो ये तो हुकूमत पंजाब और यहाँ के नुमाइंदे आपको ज़्यादा बता सकेंगे। मैंने तो अखबार में ही देखा था कि इसको लिंक किया जा रहा है किसी पर्सनैलिटी के साथ जो दुबई में है, और उन्होंने कोई मुआवजे के एवज़ किसी को ये टास्क दी हुई थी कि इनको जो है किया जाए। अल्लाह ताला ने इनकी जान बचा ली, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इनकी सेहत के हवाले से पूरी नेक तमन्नाएँ और इनकी सेहत याबी की दुआ के साथ, मैंने आज इत्तफाक से मेरी इनसे पहली मुलाकात थी। अच्छा। मैं इनसे एक दफ़ा फ़ोन पर बात हुई थी। मैं ज़रूर, ये काबिल ज़िक्र बात है, ये 2017 में ज़िमनी इंतखाब था, मरहुमा कलसूम नवाज शरीफ साहिबा और यास्मीन राशिद साहिबा का जो था मुकाबला था। मैं पीर मक्की के इलाके में ही कैंपेन कर रहा था, जुमे का दिन था, तो जुमे के नमाज से फ़ारिग होकर हम बस कैंपेन कर रहे थे, नमाजियों से वोट मांग रहे थे। तो इनके बेटे भी, नौजवान भी 20-22 साल के, वो भी कैंपेन कर रहे थे। तो उनको पता लगा कि मैं वहाँ कैंपेन करने आया हूँ, तो अपनी कैंपेन छोड़ के मेरे पास आए, बड़े इत्तेफाक से मिले। तो मैं उससे इतना मुतासिर हुआ उनके मिलने के, वही ना, सियासी बात अपनी जगह है। मैंने बिलाल यासीन साहब का नंबर हासिल किया और मैंने उनको फ़ोन किया, और मैंने उनको कहा कि जी कल या आज जिस दिन भी, उससे अगले दिन मेरी बात हुई कि आपकी कैंपेन के दौरान इस तरह आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने आपको सिर्फ कॉल करके दाद देनी थी कि आपने किस तरह की तरबियत की हुई है, कि कोई सियासत अपनी जगह है, जिस तरीके से वो आके मिला ये शो करता है कि आप जो है आपने ठीक तरबियत की हुई है अपनी औलाद की, और आप अच्छे किरदार के आदमी हैं। सो उस पर बड़े खुश हुए, और मुझे पता लगा कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन मेरे कज़न ब्रदर जो हैं, ये उनके बहुत दोस्त हैं। बल्कि जब उनका ये हुआ वाक़या तो सबसे पहले मैंने पता लगाया कि मियाँ यूसुफ ही यहाँ आए हुए थे। सो बहरहाल जी इनकी सेहत याबी की दुआ है जी, और अल्लाह ताला, ज़ाहिर है कि पूरी एफर्ट्स हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उनकी मिजाज पुरसी की है, और ख़ुद इसमें वो कर रहे हैं, इस पर सारी कार्रवाई का वो ले रहे हैं जायज़ा। तो अनकरीब मैं समझता हूँ कि ये नहीं, बतौर लार्ज नहीं होंगे। बतौर सियासतदान आप खुद भी लाहौर के अंदर जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना था तो आप कैंपेन करते रहे, और इस तरह के अगर वाक़यात जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके साथ किए जाएंगे तो कितना लम्हा फ़िक्रिया है? क्या पॉलिटिशियंस के दिल में इस वाक़े को लेकर कोई ऐसा प्रेसिडेंट तो नहीं सेट होगा कि डर बैठ जाएगा या डराने की कोशिश की गई है, पर्टिकुलरली ऐसे बंदे को जो नॉन डिस्प्यूटेड सी पर्सनैलिटी रखते हो? नहीं जी, पॉलिटिक्स में आने की कुछ लवाजमात जो होते हैं उनमें दो तीन चीज़ें तो शामिल होती हैं। एक तो आपको बड़ा थिक स्किन्ड होना चाहिए, कि खाल सख्त होनी चाहिए, कि कोई तनकीद भी करे, मदा और मजम्मत जो है उसको एक तरह से ही लें। दूसरा होता है कि जी फिर आपको पता होता है कि जान जो है वो फिर अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से, और वो किसी भी दिन आप जो है वो तो जान हथेली पे रख के निकलना पड़ता है। लेकिन ये हर इंसान
और हर शहरी के जान माल का जो है तहफ़्फ़ुज़ वो ज़रूरी होता है, और वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी शख्स हो, ऐसी और किसी भी पार्टी से ये अबव पार्टी लाइंस बात है। इस पे ज़ाहिर है कानून का नफाज और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये ऐसे मामले हैं जिन पे अल्लाह करे कि हमको भी तौफीक हो। पिछली हुकूमतों को भी अपनी तरीके उन्होंने एफर्ट किया, उसके लिए वसाइल भी चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, कानून के नफाज में ईमानदारी का भी बड़ा एक पहलू होता है। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल कायद आज़म ने भी कहा और दुनिया का भी वतीरा है कि पहला फरीज़ा रियासत का जो है वो अपने शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। वो किसी भी फील्ड से हों, वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, लॉयर हों, टैक्सी ड्राइवर हों या पॉलिटिशियन, हर एक के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है, और ये जितना ज़्यादा हम इस निज़ाम को मजबूत बना सकते हैं वो उसमें सबका फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच। हाजी हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिलाल यासीन साहब के ना सिर्फ बहुत पुराने दोस्त हैं बल्कि बहुत गहरा ताल्लुक भी है। हाजी हनीफ साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो ना सिर्फ ताजिर हैं बल्कि समाजी शख्सियत भी हैं। हाजी साहब, हमले के हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई जुल्म और ज़्यादती की बात है कि एक इतना शरीफुल नफ्स इंसान जी, जिसके बारे में हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उसने किसी आदमी के साथ सख्त बात की हो या कोई ज़्यादती की हो। क्योंकि मैं इनके वालिद साहब के साथ भी काउंसलर रहा हूँ, मैंने इसका जो है ना नौजवानी का वक्त भी देखा हुआ है। उस वक्त भी ये बिल्कुल सॉफ्ट आदमी था, किसी आदमी के बारे में नेगेटिव राय नहीं रखते थे। ये बहरहाल जिन लोगों ने भी ये किया, जुल्म किया, इस तरह की जुल्म ज़्यादती होनी नहीं चाहिए, और जिन लोगों ने भी किया उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और हम दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलाल यासीन साहब को जो है ना सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो सफ़र वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत का कर रहे हैं, इसको जारी व सारी रखें। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से उनको जानते, कैसा किरदार है उनका और इलाके में उनकी कैसी रेपुटेशन है, जितना आप बता रहे हैं? जी, मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने 1990 में इनके वालिद साहब के साथ काउंसलर हुआ था, और उस वक्त से ही मेरा इनके घर में आना जाना रहा है। मैंने नहीं देखा कि इन लोगों ने कभी भी किसी आदमी के बारे में अपनी कोई नेगेटिव राय रखी हो, किसी आदमी के साथ कोई सख्त बात की हो। जुल्म ज़्यादती तो बहुत दूर की बात है ना, सख्त बात भी नहीं करते किसी आदमी के साथ। तो ये जो हादसा हुआ है ये बहुत बहुत बुरा हादसा हुआ है, और ये किसी इंसान के साथ भी, खा वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी किसी भी शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखता हो, किसी के साथ भी ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इस मुल्क के बादशाह की जान जितनी कीमती है, इस मुल्क के मज़दूर की जान भी उतनी ही कीमती है। जितना बादशाह अपनी फैमिली के लिए अहम है, उतना मज़दूर भी इस जो ना अपनी फैमिली के लिए अहम है। जान तो हर आदमी की उतनी ही कीमती होती है। हम दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन खैरियत के साथ इनको बहुत जल्द सेहत तंदुरुस्ती के साथ घर में वापस ले। आमीन। थैंक यू। जिस तरह से आपने बिलाल यासीन साहब के हौसले देखे कि वो दुश्मनों की फायरिंग से ज़ख्मी होने के बावजूद भी उनके हौसले जो हैं वो पास नहीं हो सके, और अपने बच्चों का बिलखसूस उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने अपने बच्चों को भी कहा है कि इस तरह के वाक़यात से हरगिज़ नहीं डरना, और जो वो काम कर रहे हैं राह रास्त पे जिस तरह से वो चल रहे हैं उसी तरह चलते रहने। उनके बेटे जवाद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वालिद के इस तरह से कातलाना हमले के बाद वो क्या समझते हैं, और अभी क्योंकि वो वालिद की यहाँ पे पास रह के खिदमत भी कर रहे हैं तो हौसलों के बारे में बात करेंगे। जवाद, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपको कब पता चला कि आपके वालिद के ऊपर इस तरह कातलाना हमला हुआ, और आपका रिएक्शन क्या था? कहाँ पे थे, क्या कैसे पता चला? मैं इत्तेफाक से ना नीयरेस्ट पॉइंट पे था, मैं ऑफिस बैठा हुआ था। मेरी इनसे गालिबन 4-5 मिनट पहले बात हुई। मैं कहा जी कार चलिए, मैं कहा तो कितने हैं, मैं कहा जी फलां जाए, मैं कहा चल दफ्तर पहुँच इकट्ठे चल। तो मैं ऑफिस बैठ के इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे में तो सीधी सी बात है, वे मैं गुमान में भी था। मुझे एक फ़ोन आया कि जी इस तरह ना वो गिरे हैं। तो मैंने कोई टेंशन नहीं ली, मैं कहा अच्छा ठीक है, शायद कोई ब्लड प्रेशर या कोई इशू ना हो। मैं कहा जी कहाँ गिरे हैं? तो मैंने उसी वक्त मोटरसाइकिल मंगा के तो मैं उस जगह पे पहुँचने की सेकंड में, लेकिन मैं अभी बैठा ही हूँ, मुझे सेकंड कॉल आई उसी बंदे की। मैंने उठाया तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी उनको फायर लगे, उनको हॉस्पिटल ले गए। एक दफ़ा ज़रूर, लेकिन ट्रेनिंग है, एक अल्लाह ताला ने करम भी किया हुआ है, उन्होंने समझाया भी हर चीज़ को कि किस तरह करना है किस तरह नहीं। दादा ने भी समझाया हुआ हर चीज़ को, तो कुछ लिहाज से बड़े साबित कदमी से उसको फेस किया। जब उन्होंने कहा कि जो उनको ले गए हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल पहुँचे, तो फिर मेरा यही था कि जी मैं नियरेस्ट पॉइंट लेके साथ थे, मेरे अजीज़ थे पड़े, उनको मैंने के रास्ते में मुझे मिले, उनको मैंने आवाज़ दी और हम लोग सीधा फिर हॉस्पिटल के लिए।
सियासतदान का बच्चा होना पाकिस्तान के अंदर एक प्रिविलेज समझा जाता है, लेकिन जिस तरह के आपके वालिद हकीकी तौर पे अवामी नुमाइंदे हैं, पैदल चलते रहते हैं, किसी भी की गमी और खुशी में शरीक होने की उनकी हतल इम्कान कोशिश होती है, आप भी उसी तरह से उस इलाके में बढ़े। कभी आपने सुना हो कि वालिद साहब के हवाले से किसी को गिला हो, कोई गुस्सा हो उन पर? कभी भी नहीं, ऐसा मामला कभी हुआ ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हमें उन्होंने इस चीज़ पे दिखाया नहीं। इवन अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम लोग वो कहते हैं ना कि ज़रा सा कोई किसी को ज़रा सा टाइटल लगे तो वो आसमानों तक उठता है। हम लोगों में ये कोई चीज़ नहीं है। हमें उन्होंने बिल्कुल ज़मीन का असल बताया कि तुम्हारी हकीकत क्या है, नाम शाम जो मर्जी, असल क्या है, ज़मीन है। इसी ज़मीन के अंदर दफन होना है, तो अपने पैर नहीं छोड़ने चाहिए ज़मीन से, जितने मर्जी आपने ऊपर देखे हो। तो जब इस वाक़े के बाद कोई दिल में खौफ, कोई डर के या इलाके में कैसे घूमेंगे, दोबारा कुछ हो सकता है? खुदा कोई ना मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला अपना फजलो करम रखे, अल्लाह ताला ने बड़ा किया, अल्लाह ताला आगे भी रखे। कोई मामला नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप उनके बेटे जवाद की गुफ्तगू सुन रहे थे और जिस तरह से उनके वालिद के हौसले बहुत बुलंद हैं, बेटे की भी आपने सुनी कि इस तरह के वाक़यात उनको हरगिज़ नहीं डरा सकते और जिस तरह की उनकी ज़िंदगी पहले चल रही थी, इंशाल्लाह जब उनके वालिद सेहतयाब होकर घर जाएंगे तो उसी को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब से बिलाल यासीन यहाँ पर आए हैं, ये ज़ाती तौर पर ना सिर्फ उनका इलाज मुआवजा कर रहे हैं बल्कि इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कमी ना हो। किस तरह की इंजरीज़ के साथ वो यहाँ पर आए थे, अब उनकी इंजरीज़ का क्या स्टेटस है, उनके डिस्चार्ज करने के हवाले से क्या डॉक्टर्स का बोर्ड जो है वो फैसला कर रहा है, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इनसे जानने हैं। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार साहब, इनसे जानते हैं। इफ्तिखार साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, बिलाल यासीन साहब को 31 तारीख की रात फायरिंग हुई, उनके ऊपर कातलाना हमला और उसके बाद वो ज़ख्मी होकर यहाँ पर आए, क्योंकि सबसे करीब तरीन अस्पताल था। जब वो यहाँ पे आप लोगों ने रिसीव किए तो उनकी किस तरह की पोजीशन थी और अब उनकी कैसी तबीयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो मुझे सबसे पहले आपके ही मीडिया सेल से मुझे कॉल आई थी कि इस तरह एक वाक़या हो गया, तो आप क्या इसमें, तो मैंने कहा जिस वक्त तक हमारी इत्तलात नहीं थी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है उस वक्त मेरा चूँकि जेल रोड भी घर है तो मैंने उसी वक्त ही चल पड़ा मैं हॉस्पिटल की तरफ। जब मैं पहुँचा हूँ तो 5 मिनट पहले वहाँ बिलाल यासीन साहब लैंड कर गए थे और डेफिनेटली वहाँ दुनिया बहुत ज़्यादा इज़्दिहाम था, लोग थे मेरे, तो मैंने फ़ोन करके तमाम जितने हमारे सर्जिकल की इमरजेंसी के डॉक्टर्स थे, मेरी इमरजेंसी के अपने जो DMSs थे और नर्सिस को हमने ऑन टोस कर दिया था। क्योंकि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी और बहुत रिनाउंड फिगर है और अल्लाह का एक शुक्र है कि मेयो की एक, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मेयो की एक हिस्ट्री है इन डीलिंग विद ट्रॉमा, हमारी वो हमेशा बहुत ही अच्छी रही है। मैं आपको बहुत अर्से पहले बताऊं कि हमने बहुत धमाके, हमने अल्लाह अकबर, हमारे जो साने हाथ होते रहे, मैं हॉस्पिटल उनको फ्रंट लाइन पे देखता रहा। बिल्कुल, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि वो तो ऐसा नहीं मामला, क्योंकि हमारे सीनियर रजिस्ट्रार और AP के लेवल के बंदे हर वक्त इमरजेंसी में मौजूद होते हैं। हमारी इमरजेंसी थिएटर, हमारा इमरजेंसी जो कबर्ड्स हैं, जो क्राइसिस कबर्ड हम कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है अप टू मार्क है वहाँ पे। हम उसको डेली बेसिस पे उसको रूटीन में विजिट भी करते हैं और चेक भी और इम्प्रूव भी करते रहते हैं। तो जब ये आए हैं, जब मैं जाके मिला हूँ तो ये एक्सरे डिपार्टमेंट डॉक्टर साहिबान खुद उनको एक्कम्पनी करके IV लाइन मेंटेन करके इनको एक्सरे के लिए लेके गए हुए थे। अल्लाह का शुक्र, मैं देखा तो ही वॉज वेरी मच इन सेंसेस, बातें बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे। हाँ, एक पैनिक तो होता है, थोड़ी ब्लीडिंग भी लगी हुई थी, ब्लड भी लगा हुआ था और थोड़ा सा एक पैनिक ज़रूर था उनके ऊपर कि इस तरह डॉक्टर साहब मैंने तो कभी ज़िंदगी के साथ, लफ्ज़ वही कहा कि मैंने ज़िंदगी अभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये मेरे साथ है कि अल्लाह की तरफ से आ जाती है। अब रोशनी पड़े, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। फिर उसके बाद साथ ही हमने वही अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, एक्सरे भी कराई। एक्सरे में फिर एक अल्लाह का शुक्र और अल्ट्रासाउंड में एक बड़ी अच्छी चीज़ आ गई कि इनके एब्डोमिनल जो इंजरीज है वो सुपरफिशियल है। अच्छा, कि जो गोली, एक गोली लग के बिल्कुल बाहर से टच करके ब्रूज बनाती हुई बाहर निकल गई और एक गोली के पैलेट्स जो अंदर के, लेकिन उसने पेरिटोनियम को रप्चर नहीं किया। अच्छा, जो एक बहुत खुशाइन बात थी। अल्ट्रासाउंड में कोई फ्री फ्लूइड नहीं था, कोई ब्लीडिंग के हमें चांसेस नहीं मिले। अलबत्ता जो इनका लेफ्ट फीमर, नेक ऑफ फीमर था, वो शैटर हुआ था। उसके बाद हम थिएटर में वापस लेके गए, इमरजेंसी थिएटर में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल सबसे पहले उसी वक्त 10 मिनट के अंदर वो भी तशरीफ ले आए और वो हमारा एक रिनाउंड और बहुत बड़ा सर्जन है और उन्होंने आके सबसे पहले खुद एग्जामिन किया, पेशेंट को देखा। उनका ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर स्पेशली प्रोफेसर इकबाल और प्रोफेसर दिलावेज, राना दिलावेज की टीम, जो डॉक्टर ममरेज, बड़ा ही रिनाउंड नाम है, वो फ़ौरन पहुंच गया वहाँ पे।
जब गोंदल साहब ने एग्जामिन कर लिया तो फिर गोंदल साहब ने हमें एडवाइस की कि इसके लिए CT स्कैन ज़रूर करवा लीजिए ऑन द सेफ साइड, कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा जो हम मिस कर रहे हो और बाद में पता चले कि एब्डोमिनल इंजरी हो गई तो बाद में ओपन करना पड़े, तो उससे पहले ही हम उसको कर लें। तो हम उसी सर्जिकल टावर में लाए, अल्लाह का शुक्र वो भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म हो गया, उससे अच्छे रिजल्ट्स आए, वापस गए और हमारी ऑर्थोपेडिक टीम तैयार बैठी थी। उन्होंने वो सर्जन ने सबसे पहले जो थोड़ी सी ब्रूजेस थी उसको स्टिच आउट किया, साफ़ किया, वूंड को क्लीन करके उसको स्टिच कर दिया, उसके बाद फिर ऑर्थोपेडिक्स के हवाले कर दिया। ममरेज़ ने, डॉक्टर ममरेज़ और उनके प्रोफेसर इकबाल मिर्ज़ा की टीम ने ममरेज़ हिमसेल्फ ऑपरेटेड और वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे बेस्ट थे वो लगाए, उनको इम्प्लांट्स लगाए और फिक्स किया उसको, और बहुत ही अच्छी फिक्सेशन हुई अंडर इमेज इंटेंसिफायर। और उसके बाद फिर उनको हमने शिफ्ट कर दिया सर्जिकल टावर ICU, क्योंकि थोड़े से बल्कियर भी हैं और फिर ये डर होता है खुदा न खासा कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो, और हमारे चूँकि बड़ा रिनाउंड फिगर है इसकी वजह से हमने उन्हें, और इसमें सबसे बड़ी आपको मज़े की बात बताऊं कि वन आई रश टू हॉस्पिटल, अपनी मुझे पता चला है तो सबसे पहले मुझे जिनका फ़ोन आया वो सिकरी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब का, और उसके फ़ौरन बाद मैडम यास्मीन राशिद साहिबा का फ़ोन आया जो मैडम मिनिस्टर है, कि देखें पॉलिटिकल हर जगह डिफरेंस हमारा हो सकता है लेकिन डॉक्टर साहब किसी चीज़ की कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। तो अल्लाह का शुक्र है हमने कोशिश पूरी की है, और आई थिंक कि हमने जो एक एक्सपेक्टेशन थी उनको उसी लेवल तक अल्लाह का शुक्र हमने काम किया। जब यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया तो ज़ाहिर एक थोड़ी सी पेन होती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं जब सुबह के उनको देखा है जब एनेस्थीसिया से आउट, ही वाज वेरी मच नॉर्मल। डॉक्टर साहब रिकवरी टाइम जिस तरह की इंजरीज आप बता रहे हैं इसमें क्या होता है? बड़े पेट का तो कोई डर नहीं है, वो तो अल्लाह का शुक्र है 3-4 दिन में 3-4 ड्रेन आउट हो गई है, 4 दिन के बाद स्टिच भी आउट कर देंगे। हाँ अलबत्ता जो फ्रैक्चर ऑफ है ना जी नेक ऑफ फीमर, वो इट्स विल टेक एटलीस्ट 6 वीक्स टू 3 मंथ्स तक चला जाता है। ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करता है क्योंकि बहुत बड़ी इंजरी हुई है। गोली शेटर की, हालांकि माशाल्लाह ही इज़ वेरी फिट पर्सन, एक्सरसाइज करने वाले हैं रेगुलर, डाइट भी आपको तो पहलवानों की फैमिली है वो माशाल्लाह डाइट भी उनकी बड़ी अच्छी है। तो इसका जो एक प्रोसेस है ना वो एटलीस्ट 3 मंथ्स लेते हैं, जब ये इंशाल्लाह अज़ीज़ चलने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे ग्रेजुअल। इसमें ऑर्थोपेडिक्स का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, पहले ड्रेन आउट की, उसके बाद पेशेंट्स की टांगों को मूव करना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर ग्रेजुअली उनको क्रचेस में खड़ा करना शुरू करेंगे, फिर चलने की प्रैक्टिस होगी, ये विद ग्रेजुअल इंशाल्लाह। इस तरह की कोई रिनोन पर्सनैलिटी आती है, स्पेशली पॉलिटिशियन आते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी एक उनके कारकुनान की और चाहने वालों की तादाद आती है, उसकी वजह से अस्पताल का निज़ाम भी ख़राब होता है, पेशेंट भी तंग होता है, डॉक्टर्स भी तंग होते हैं। उसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि लोग भी यानी जो मरीज़ आ रहे हैं, उनके लवाहिकीन आ रहे हैं, वो भी परेशान ना हो, अस्पताल का निज़ाम भी चलता रहे, और जो उनके फॉलोअर्स आ रहे हैं, उनके चाहने वाले आ रहे हैं, वो भी एक आपको यकीन जानिए कि जब ये वाक़या हुआ है तो हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे, और शुक्र है कि लाहौर का बच्चा है, लाहौर के बच्चे पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी सेंसिज्म, बाकी जाहिर है मैं कह सकता हूँ कि ज़रा बेहतर होता है कि वो माशाल्लाह ज़्यादा एक अर्बनाइजेशन जिसमें उनमें ज़्यादा है, हमने सिर्फ उनके अपने ही बच्चों को हवाले की कि हमें डॉक्टर्स को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यकीन जानिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं मज़े की बात बताऊँ कई MNAs और MPs तशरीफ़ लाए और वो बाहर अंदर नहीं आए, बाहर बैठे हुए थे, हमसे पूछते रहे कि ये बताइए अपडेट क्या, हम उन्हें एग्जैक्ट बताते रहे। तो अल्लाह का एक शुक्र है कि इस मामले में हमें लोगों ने बिल्कुल किसी भी लेवल पे ऐसा तंग, काफ़ी रोज़ उनको यहाँ पे एडमिट हुए हो गए हैं, और मजीद कितने दिन दरकार होंगे? 4-5 दिन तक इंशाल्लाह। बल्कि अभी ऑर्थोपेडिक के प्रोफेसर दिलावे साहब राउंड कर रहे थे तो ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिकवरी बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। और मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि अब देखें ना ICU से हमने शिफ्ट कर दिया, ICU शिफ्ट करना भी ज़रूरी था कि वहाँ पे डर ये होता है कि उसकी इन्फेक्शन है इनको लग जाए, नॉर्मल बंदे को और खुदा न खासा प्रॉब्लम आ जाए। फिर हॉस्पिटल की अपनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो 3 से 4 या 5 दिन तक मैक्सिमम ये डिसाइड जो प्रोफेसर ने करना है। लेकिन जो एक उनका मुझे लग रहा था कि वो शायद 4 to 5 डेज में इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे जो MS भी हैं मियां अस्पताल के। हमारे साथ बिलाल चौधरी मौजूद हैं, हमारे जो नुमाइंदा हैं, और पहले दिन से जब से बिलाल यासीन यहाँ पे एडमिट हुए हैं तब से लम्हा बलम्हा जो है वो हमारे नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बिलाल से जानते हैं। बिलाल एक रिनोन पर्सनैलिटी हैं और इस तरह से वाक़या होना आपकी डोमेन, क्योंकि आप हेल्थ बीट करते हैं, यूजुअली क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जब कोई इस तरह का हाई प्रोफाइल पेशेंट आता है और उसकी कैसे निगहदाश्त की जाती है? बिल्कुल उमर भाई, इसमें सबसे अहम जो चीज़ है कि इस तरह का जब भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस आता है, चूँकि मेयो हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे पहले पेशेंट को इमरजेंसी में लाया जाता है। चूँकि वो जो दिन था जिस दिन बिलाल यासीन को लाया गया था, 31 दिसंबर की रात थी, हैप्पी न्यू ईयर मतलब उसमें चंद ही लम्हों बाद आने वाला था।
तो उस वक्त पेशेंट को उनके मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करना ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मुझे जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि उस वक्त भी मेयो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से, जो SR होता है वो सारी यूनिट का सरबराह होता है उस वक्त, और उन्होंने इस पेशेंट को रिसीव किया। फिर चूँकि हाई प्रोफाइल पेशेंट था, उसी तरह फिर ये जो कॉल थी ये वाइस चांसलर को गई, MS को गई, फिर इसी तरह चूँकि मीडिया भी हाईलाइट हुआ तो फिर इस तरह मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज भी इनमें इन्वॉल्व हो गए। मीनवाइल पेशेंट को जो प्रोटोकॉल था वो तो खैर मिलना उस वक्त शुरू हो चुका था। फिर चूँकि इनको एडवांस पता चला था कि 2 गोलियां लगी हैं, 3 लगी हैं, तो इसमें भी काफ़ी डाउट था। फिर डॉक्टर्स ने इसको भी क्लियर किया कि मतलब जो गोलियां थी वो 3 थी। एक चूँकि जो हिट हुई थी, एक तो फिर पेट के अंदर रह गई थी, एक लेग में थी, एक दूसरी जो थी वो हिट होने के बाद जो तो गुजर के चले गई थी। मीनवाइल फिर उन डॉक्टर्स की जानिब से जो तिब्बी इमदाद होती है वो दी जाती है, जिसमें पेन किलर्स दिए जाते हैं, थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो है वो ज़्यादा तकलीफ ना हो। फिर सुबह सारा जब एनेस्थीसिया के जब प्रोफेसर्स आते हैं, ऑर्थोपेडिक के आते हैं, तो फिर उनकी जानिब से सारा मामला उसको निपटाया गया, देखा गया कि ऑपरेशन किस तरह किया जाए। फिर उस तरह एक टीम बनी, मेडिकल बोर्ड बना, तो फिर सुबह मीनवाइल इनका जो ऑपरेशन था बड़ा कामयाब रहा और एक ही ऑपरेशन थिएटर में इनके जो पेट में गोली लगी थी वो भी निकाल ली गई, जो बाएं टांग में जो गोली लगी थी वो भी निकाल ली गई, उसमें फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर को भी फिर इनकी जानिब से फिक्स किया गया। अब जो कंडीशन थी वो बेहतर थी, लेकिन इसमें एक चीज़ वो ये थी जो फिर डॉक्टर्स भी थोड़ा सा इसमें परेशान हुए थे कि इनका जो वैक्सीनेशन थी वो नहीं थी और इनको जो रखा गया था वो सर्जिकल ICU में थे और ICU में कुछ ऐसे पेशेंट भी थे जो कि मतलब कोरोना में मुब्तला भी थे। तो फिर वैक्सीनेशन ना होने की वजह से जब ये पता चला तो फिर डॉक्टर्स भी थोड़ा सा मतलब इनको चूँकि कफिंग भी थी, फिर उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन भी हुई, फिर डॉक्टर्स ने इनको लस्सी पीने से भी रोका। और ये एनेस्थीसिया के बाद जब भी कुछ तरह के मामला आते हैं तो फिर इनमें चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ती है। तो आज भी बिलाल यासीन की चेस्ट में जब हमने विज़िट किया देखा कि कंजेशन थी, उसमें रेशा भी आ रहा था, तो फिर फौरी तौर पर इनको ICU से निकाल के AVH के जो प्राइवेट रूम से वहाँ पर मुंतकिल किया गया ताकि इनको कोरोना वायरस से बचाया जा सके। बिलाल, आप रोज़ाना यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने उनका एक्सक्लूसिव कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी किया जिसके अंदर उन्होंने पहली दफ़ा मीडिया से और अपने जो व्यूअर्स थे उनसे मुखातिब हुए। उस दिन से और अब के दरमियान उनका कितना रिकवरी जो है वो हुई है? जैसे भी डॉक्टर इफ्तिखार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि 4-5 दिन और लग सकते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि उनकी रिकवरी होगी और आपका अपना मुशाहिदा क्या कहता है, कि एक्सपीरियंस क्या कहता है कि उनके अंदर बेहतरी कितनी तेज़ी से आ रही है उस दिन जब आपने एक्सक्लूसिव बात की तब में और आज? देखें, जो इसमें सबसे अहम चीज़ है जब आपकी ऑपरेशन होता है कि आपका फ़िटनेस लेवल कितना है। इनका वेरी फर्स्ट डे से जो फिटनेस लेवल था ये बड़ा अच्छा था। एनेस्थीसिया के बाद कुछ लोग या ऑपरेशन के बाद थोड़े से मुरझा जाते हैं, तो हमने जब ऑपरेशन हुआ तो 1 घंटे बाद मैं उनसे मिला था, उस दिन मेरी इनसे बात हुई थी। फिर अगले दिन मैंने इनके साथ जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया, उस वक्त तो खैर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज उसकी निस्बत 50% से ज़्यादा ये माशाल्लाह बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब इनका चूँकि जो टाँके हैं वो खुलने हैं, अब जो टाँके होते हैं स्टिचेस जो लगते हैं वो 7 दिन लेते हैं, एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करवाया जा रहा है और जो इनका प्लस्तर जो है ये टांग का जो जोड़ा गया है अब बेसिकली उसका इशू है। तो अब इनको जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तो 7 दिन के बाद ऑपरेशन के ज़ख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इशू फिर इनकी आएगा टांग का। फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर है वो उसने आज भी की है, वो कंटिन्यूसली कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है 2 से 3 दिन के अंदर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ताकि इशू ये है कि बड़े लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो एक तो ये है कि उनको कोरोना से भी बचाया जाएगा, चूँकि घर में होंगे, सेफ साउंड होंगे, अपना खाना पीना भी बेहतर कर सकते हैं, निगहदाश्त भी बेहतर हो सकती है और नर्सिंग केयर भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो मेरा ख्याल है मेडिकल बोर्ड इनको आज से 3 दिन के बाद इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर देगा। बहुत शुक्रिया। बिलाल चौधरी की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पुलिस की जानिब से 324 यानी इक़दाम कत्ल का मुकदमा थाना दाता दरबार में दर्ज किया गया है 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ। मुतअद्दिद असला डीलर्स और ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो मुश्तबा और मशकूक हैं, जबकि 2 अफराद जिनके अंदर साजिद गर्मा और मोहसिन मलूवाला, इन दोनों को गिरफ़्तार करने की पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक साजिद ने असलहा ख़रीदा था और उसके बाद इसको मोहसिन मलूवाला को दिया ताकि टारगेट किलर्स को दिया जा सके और वो इनको नुकसान पहुंचा सकें। इसके अंदर अंडरवर्ल्ड के भी ताने बाने मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि दुबई में भी
लोग बैठे इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इस हवाले से जब पुलिस से रब्ता किया गया है तो उनका कहना है कि अभी बिल्कुल इब्तदाई तौर पर तहकीकात जो है वो चल रही हैं और उनका मीडिया पर आकर बयान देना जो है वो तफ्तीश को मुतासर कर सकता है। इसलिए उनका कहना है कि जब तक मुल्ज़िमान का हतमी तौर पर तयन नहीं किया जा सकता तब तक वो मीडिया पर आना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। जबकि जो ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि पुलिस साजिद गर्मा और मोहसिन मल्लू वाला को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद तमाम केस जो है वो हल हो जाएगा। बिलाल यासीन साहब की ज़िंदगी अल्लाह ने रखी हुई थी, कातलाना हमले में वो बच गए हैं और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, अब वो सेहत याब हो रहे हैं और जल्द ही जैसे बिलाल का और MS साहब का कहना है कि 5-6 दिनों के अंदर अंदर उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो घर में अपनी जो टांग पे फ्रैक्चर है उसके हवाले से थोड़ी सी एहतियात करेंगे। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी हुई थी और दुआएं भी उनके साथ थी, इसलिए अल्लाह ने उनको मौजाना तौर पे इस कातलाना हमले में की ज़िंदगी जो है वो महफूज रखी है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।